नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। क्या आपने कभी सुना है कि एक मानव रूपी बंदर पितृपक्ष का ऐसा रहस्य बताने आया था जिसे सुन लेने वाला इंसान जीवन भर कभी दुखी नहीं होता? आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। बंधुओं, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं, परंतु उन्हें सुख और संतोष नहीं मिल पाता। चाहे धन कितना भी आ जाए, घर बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मन की शांति उनसे कोसों दूर रहती है। इसका कारण होता है पितृ आरणन। जब तक हमारे पूर्वज संतुष्ट नहीं होते, तब तक जीवन में पूर्ण सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे आर्षि मुनियों ने हमें यह उपदेश दिया कि पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करें, उन्हें जल अर्पित करें, पिंडदान करें और दान पुण्य के कार्य करें। लेकिन दर्शकों, एक और बड़ा रहस्य है पितरों की कृपा पाने का सबसे सरल और अद्भुत मार्ग, और वह है कथा श्रवण। जी हां, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से पितरों की महिमा से जुड़ी कथा सुन लेता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके जीवन से दुख दर्द, परेशानियां और क्लेश दूर हो जाते हैं। उसके घर आंगन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन केवल उसकी मेहनत और भाग्य पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके पूर्वजों के आशीर्वाद पर भी आधारित होता है। हमारे पितर अदृश्य रूप से सदैव हमारे साथ रहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो वे आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन को और उज्जवल बनाते हैं, और जब हम भूल करते हैं तो हमें संकेत देकर सही मार्ग दिखाते हैं। पितृपक्ष का पूरा कालखंड इन्हीं अदृश्य संबंधों को स्मरण करने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर है। परंतु बंधुओं, यहां एक प्रश्न उठता है, क्या केवल श्राद्ध कर्म और तर्पण से ही पितृ प्रसन्न होते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या वास्तव में पितृ हमारे घर आते हैं, और यदि आते हैं तो किस रूप में, किस समय और किस भावना के साथ? ऐसी ही अनेक शंकाओं को दूर करने वाली एक अद्भुत कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें एक ऐसे अद्भुत प्रसंग से परिचित कराती है जिसमें एक बंदर, परंतु साधारण बंदर नहीं, बल्कि मानव रूप धारण किए हुए एक दिव्य पुरुष एक साधु के सामने प्रकट होता है। उसका आगमन साधारण नहीं था। उसके मुख से निकले वचन पितृपक्ष का ऐसा रहस्य खोलते हैं जिसे सुनने वाला व्यक्ति जीवन भर कभी दुखी नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक शांत वन जहां पेड़ों से छनकर आती धूप धरती पर सुनहरी आभा बिखेर रही है। आर्षि अपने ध्यान में मग्न है। तभी अचानक एक बंदर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन यह बंदर साधारण नहीं है। उसके नेत्रों में तेज है, उसकी वाणी मधुर और गंभीर है। आर्षि विस्मित होकर देखते हैं और पूछते हैं, हे वानर, तुम कौन हो? तभी वह बंदर मुस्कुराकर कहता है, ऋषिवर, मैं साधारण बंदर नहीं हूं, मैं पितृलोक से आया हूं। मुझे देवताओं ने भेजा है ताकि मैं आपको और मानव समाज को एक ऐसा रहस्य बता सकूं जिसे सुन लेने के बाद कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, सोचिए कैसा अद्भुत होगा वह रहस्य, कैसी अद्भुत होगी वह कथा जिसे सुनकर दुख और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। तो आइए बिना देर किए हम इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि आखिर वह मानव रूपी बंदर कौन था और उसने कौन सा अद्भुत संदेश दिया था। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुने। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें,
क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। घड़ी ने शाम के 7 बजा दिए थे। आसमान पर अंधकार धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था, लेकिन मां सरला का मन अब भी इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उनका अपना बेटा, जिसको गोद में खिलाया, भगवान समझकर पूजा, वही आज उन्हें इस तरह अकेला छोड़ देगा। समय बीतता जा रहा था और उनके भावुक मन पर अब संसार के कठोर यथार्थ की छाया गहराती जा रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी पूंजी, जो वर्षों की मेहनत और त्याग का फल थी, बेटे के नाम कर दी थी। उन्हें लगा था अब यह घर, यह छत, यही तो शेष है और बेटा ही अब उनका सहारा होगा। पर कब यह हो गया कि वही मां अपने ही बेटे के लिए पराई बन गई। यह सरला मां भी नहीं समझ सकी। वे मन ही मन सोचने लगीं, दूसरे घर की बहू को क्या दोष दूं? जब खुद अपना ही बेटा मां को बोझ समझने लगे तो फिर किसी पर क्या दोष लगाऊं? भक्तों, ये वही क्षण था जब एक मां का दिल फटता है, लेकिन उसका मुख मौन रहता है। शरीर वृद्ध हो गया था, पर आत्मा अब भी उस प्रेम की तलाश में थी जो उसने जन्मों तक बांटा था। तभी प्रभु की कृपा से, शायद भगवान शिव या श्री राम की प्रेरणा से, कुछ पुलिस वाले पास आए। उन्होंने अपने लिए चाय मंगवाई और एक कप चाय सरला मां को भी दे दी। मां ने कांपते हाथों से चाय ली और मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगी। हे नाथ, तू ही मेरा अंतिम सहारा है। उसी समय एक युवा आया, शांत, सौम्य और सेवाभावी। पुलिस वाले उसे देवेश कहकर पुकार रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाले ने देवेश की ओर इशारा करके कहा, बेटा, क्या कोई पुत्र अपनी मां को ऐसे छोड़ देता है? देवेश ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम देवेश है। मैं आसरा नामक एक वृद्धाश्रम चलाता हूं। वहां वही लोग रहते हैं जिनको उनके अपनों ने छोड़ दिया है। आप चलें मेरे साथ। वहां आपको अपने जैसे बहुत लोग मिलेंगे और मैं आपकी सेवा करूंगा। सरला मां की आंखें भर आईं। उन्होंने करुण भाव से कहा, बेटा, धन्यवाद, पर जब मेरे अपने ही मुझे पराया समझ बैठे, तब मैं तुझ पर क्यों बोझ बनूं? जिन बुजुर्गों को यह संसार बोझ समझता है, क्या ये नहीं सोचते कि वही बुढ़ापा एक दिन उनके भी जीवन में आएगा, जब आंखें धुंधली होंगी, हाथ कांपेंगे और कोई उन्हें भी सहारा देने वाला चाहिए होगा। देवेश ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, अम्मा, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। यह सेवा मेरा धर्म है और सरकार से मुझे सहायता भी मिलती है। आप मेरे साथ चलिए, कृपा समझकर नहीं, परिवार समझकर। सरला मां ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूं, पर अभी मजबूर नहीं। देवेश पूछ बैठा, तो फिर अम्मा, आप जाएंगी कहां? सरला मां ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां मेरे भोले बाबा ले जाएंगे। पुलिस वाले बोले, अम्मा, ऐसे नहीं जा सकती। अगर घर या किसी रिश्तेदार का पता हो तो हम वहां भिजवा दें, वरना आपको देवेश के साथ ही जाना होगा। सरला मां कुछ देर चुप रहीं, फिर कहा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगी। सच तो यह था कि ऐसी कोई बहन थी ही नहीं, लेकिन सरला मां को यह मंजूर नहीं था कि वे किसी की दया पर जीवित रहें। उनकी साड़ी की गांठ में 100 रुपये बंधे थे। उन्होंने 1 रुपया निकाला और देवेश को देते हुए कहा, बेटा, मेरे खाने के लिए कुछ ले आ। शायद कुछ खाकर मेरा मन ठीक हो जाए और मुझे मेरी बहन का पता याद आ जाए। देवेश कुछ देर में सब्जी और पूरी ले आया। सरला मां ने भोजन किया और फिर कहा, बेटा, मुझे सोच के चलना है। देवेश ने पुलिस वालों से इजाजत ली और मां को एक टॉयलेट के पास ले गया। वहां बहुत भीड़ थी। मां ने देवेश से कहा, बेटा, मैं यहीं बैठ जाती हूं। तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू जा। देवेश बोला, नहीं अम्मा, तुम खो जाओगी। मैं उधर बैठ जाता हूं, तुम वहीं आ जाना। मां मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक है बेटा। देवेश थोड़ी दूरी पर बैठ गया। भीड़ लंबी थी। वह मोबाइल पर बात करने लगा, लेकिन जब आधे घंटे बाद वहां आया तो सरला मां वहां नहीं थी। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि वे बहुत पहले ही वहां से चली गईं।
देवेश चिंतित हो गया। वह उन्हें ढूंढता हुआ कैंप की ओर दौड़ा, लेकिन वहां भी वे नहीं थीं। फिर उसने पुलिस को सारी बात बताई। इस अपार भीड़ में मां को ढूंढना असंभव सा था। उधर सरला मां धीमे धीमे कदमों से कहीं जा रही थीं। कहां जा रही थीं, ये उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन एक विश्वास था, जहां मेरे भोले बाबा चाहेंगे वहीं पहुंच जाऊंगी। रास्ते भर उनकी आंखों में बीते कल की तस्वीरें तैर रही थीं। अपने नन्हे जीतू की मुस्कान, उसका मांग कहकर दौड़ते आना, पहली बार चलना, पहली बार पढ़ना, उनके हाथों का पहला निवाला। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वही यादें जो कभी हर्ष देती थीं, आज उन्हें भीतर तक जला रही थी। क्या मेरा जीतू इतना बड़ा हो गया कि अब उसे अपनी मां की जरूरत ही नहीं रही? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी। जिस मां ने अपना जीवन एक दीपक की तरह जलाकर अपने बेटे का मार्ग रोशन किया, उसी दीपक को आज अंधेरे में छोड़ दिया गया। सरला जी अब भीड़ भाड़ से बहुत दूर निकल आई थीं। उम्र का असर अब उनके पैरों में भी दिख रहा था। रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उन्होंने वहीं बैठकर लंबी सांस ली और धीरे धीरे प्रभु का नाम जपने लगी। हे नाथ, अब तो तू ही मेरा सहारा है। फिर एक क्षण बाद वह मुस्कुराई। ये पत्थर भी थके हुए इंसान को सुकून देता है, लेकिन संसार के लोग एक दूसरे को पत्थर दिल कहने में जरा भी नहीं हिचकते। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से अपने कांपते पांवों से यात्रा शुरू की। रात के लगभग 8 बजे थे। कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह स्वर जैसे सीधे उनके हृदय को स्पर्श कर गया और बिना कुछ सोचे उनके कदम उसी दिशा में बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नया पार लगाएंगे। यह भाव आते ही उनके मन में एक नई शक्ति भर गई। घंटियों की ध्वनि हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। जब वह मंदिर पहुंची तो वहां पहले से आरती हो रही थी। वह भी चुपचाप जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु की छवि देखकर ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरती के बाद प्रसाद मिला। उन्होंने वह प्रसाद प्रभु का आशीर्वाद समझकर आदरपूर्वक ग्रहण किया। फिर मंदिर परिसर में लगे नल से पानी पिया और पास की एक बेंच पर बैठ गईं। धीरे धीरे मंदिर की भीड़ छंट गई। थकावट के कारण उनकी आंख लग गई। कुछ समय बाद पुजारी जी आए और धीरे से बोले, अम्मा, आप किसके साथ आई हैं? सरला मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहां है आपका? पुजारी ने फिर पूछा। मां बोली, घर अब कहां है बाबा जी, अब तो सिर्फ प्रभु का ही आसरा है। पंडित जी बोले, अम्मा, आप यहां ऐसे नहीं रह सकती। सरला मां मुस्कुराई। आप चिंता मत कीजिए बाबा जी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। अगली सुबह जब पुजारी जी मंदिर लौटे तो वह बेंच खाली थी। सरला मां वहां नहीं थीं। वह बहुत बूढ़ी थीं, मगर उनका स्वाभिमान अब भी जवान था। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 10 रुपये निकाले और सड़क किनारे साइकिल से चाय बेच रहे एक युवक को दिए। अम्मा, चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है बेटा? 5 की चाय, 5 के बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर वह आसपास कोई साफ सुथरी जगह ढूंढने लगी। चाय वाले को यह बात समझ में आ गई। वह बोला, अम्मा, बस 10 कदम दूर एक बगीचा है, वहां आराम से बैठकर चाय पी लेना, चाहे तो मैं छोड़ देता हूं। सरला मां बुदबुदाई, बेटा छोड़ गया, अब तू मत छोड़ना। फिर खुद ही बोली, नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तेरा भला करें। वह चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। एक खाली बेंच पर बैठी और ध्यानपूर्वक चाय पीने लगी। पीने के बाद वह चारों ओर देखने लगी। लोग अपने अपने कानों में ईयरफोन लगाकर चल रहे थे। कोई दौड़ रहा था, पर किसी को किसी से कोई बात नहीं करनी थी। गांव में तो बिना राम राम बोले कोई नहीं गुजरता था, और यहां लोग कितने बदल गए हैं। यह सोचकर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद पार्क खाली होने लगा। सरला मां सोचने लगी, अब कहां जाऊं? कोई ठिकाना होता तो उस ओर चल देती, पर उनकी कोई मंजिल ही नहीं थी। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। हे प्रभु, अब तेरा ही नाम है, जैसा तू चाहे वैसा कर। और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। मन ही मन सोचने लगी, इन पैसों के खत्म होने से पहले कोई काम ढूंढना है, पर क्या काम?
कहां, कैसे, ये सब तो समझ में ही नहीं आ रहा। चलते चलते उन्हें याद आया, मेरा पोता वंश अब 14 साल का हो गया होगा, पर अब भी सोने से पहले जब तक मेरी कहानी ना सुन ले उसे नींद नहीं आती थी। अब जब वो अपने पापा को अकेले लौटता देखेगा, क्या पूछेगा? क्या जीतू कह पाएगा कि उसने अपनी मां को मेले में छोड़ दिया? हे प्रभु, जो मैंने सहा क्या वो भी सहेगा? जो मैंने खोया क्या वही उसका भी भाग्य होगा? लेकिन अगर जीतू ने इतना सोच लिया होता तो क्या मुझे इस हाल में छोड़ता? उन्होंने फिर से आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जो तूने तय किया है प्रभु, उसमें भी कोई भलाई ही होगी। बस अब मुझे तू संभाल ले। चलते चलते सरला मां न जाने क्या क्या सोच रही थी। हर कदम के साथ बीता हुआ जीवन उनके मन की दीवारों पर दस्तक दे रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। वह वहीं रुक गईं और बच्चों को अपलक देखने लगीं, जैसे कोई मां अपने बिछड़े बच्चों की झलक देख रही हो। बच्चों की चहकती आवाजें उन्हें उस ओर खींच लाईं। कुछ बच्चे पास की एक छोटी सी टपरी पर खड़े थे और चाय वाले से कह रहे थे, क्या मिश्रा जी, कितना इंतजार करवाओगे पराठों के लिए? 10 मिनट से खड़े हैं। मिश्रा जी बोले, बस बेटा, सुरेश आता ही होगा, पर यह लड़का भी ना, काम के वक्त ही उसे घर के काम याद आते हैं। 2 मिनट कहकर गया और अब तक नहीं लौटा। इस बार तो निकाल ही दूंगा, गांव का है, नहीं तो कब का निकाल देता। सरला मां यह सब सुनकर धीरे से दुकान के पास आई, नम्रता से बोली, बेटा, अगर कहो तो मैं पराठे बना दूं इन बच्चों के लिए। मिश्रा जी चौंके, अरे अम्मा, आप क्यों बनाएंगी? रहने दीजिए। मां मुस्कुराई और बोली, इन बच्चों को खिला दूंगी तो मन को अच्छा लगेगा, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे नहीं लूंगी। पराठा बनाना तो उनके लिए ऐसा था जैसे भक्ति में रोटियां बेलना। उम्र भर यही सेवा तो की थी, पहले अपने पति की, फिर बेटे की। अब प्रभु ने शायद इन बच्चों को उनकी सेवा स्वीकार करने भेजा था। उनके हाथों का स्वाद ऐसा था कि गांव में हर कोई उनकी तारीफ करता था। जैसे ही बच्चों ने पहला कौर मुंह में डाला, सभी बोल पड़े, वाह अम्मा जी, क्या पराठे हैं, मजा ही आ गया। हर रोज मिश्रा जी को बच्चों की शिकायतें सुननी पड़ती थीं, कभी पराठा जला हुआ, कभी कच्चा। पर आज सबके मुंह से तारीफ सुनकर उनके चेहरे पर गर्व की रेखा खींच गई। थोड़ी ही देर में सुरेश भी लौट आया और आते ही बिगड़ गया। यह क्या, मैं गया और आपने किसी और को रख लिया? यह तो ठीक नहीं किया मिश्रा जी। मिश्रा जी भी कहां चुप रहने वाले थे। हां, रख लिया, मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, तू करेगा क्या? गांव का है इसलिए झेल रहा हूं, वरना निकाल देता। सरला मां तुरंत बीच में आई और बोली, बेटा, क्यों झगड़ते हो? मैंने किसी की नौकरी नहीं ली, अब मैं चली जाती हूं, तुम करो अपना काम। जैसे ही वह जाने लगी, मिश्रा जी ने उन्हें रोक लिया। अम्मा, आप काम करोगी? सरला मां बोली, बेटा, काम तो चाहिए, पर किसी का हक छीन कर नहीं। मिश्रा जी बोले, तो फिर बताइए कितना दूं आपको? सरला मां ने जवाब दिया, बस इतना कि जिससे मैं अपना स्वाभिमान बचा सकूं और पेट भर सकूं। आपका घर कहां है? जब से घर छोड़ा है तब से सारा संसार ही मेरा घर है बेटा। उनकी बातों में वह शक्ति थी जो त्याग से आती है, वह निष्ठा थी जो एक मां के आंचल से निकलती है। मिश्रा जी बोले, अम्मा, आप यहीं काम कीजिए, रात को यहीं आराम कर लीजिएगा, गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा, महीने के 5,000 रुपये दूंगा, खाना पीना सब मुफ्त। और रमेश सुन, ये आखिरी मौका है, अब अम्मा की मदद करेगा तू। सब्जी लाना, उबालना, मसाले तैयार करना और आटा गूंथना तेरा काम। पराठे अम्मा बनाएंगी, समझा? रमेश बेमन से बोला, ठीक है, जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छिन गया हो। अम्मा के पराठों की चर्चा कॉलेज तक पहुंच गई। लेक्चर के बाद कई छात्र पराठा खाने आने लगे। सरला मां ने जो सेवा शुरू की तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें बैठने का समय मिला। आज मिश्रा जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो। शारदा जी ने कुछ और पराठे बनाकर रमेश और मिश्रा जी को भी खाने को दिए और फिर खुद भी खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि वह कभी खुद भी कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उन्हें पता चल रहा था।
मिश्रा जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि शारदा जी दुकान में ही सो सके, और शाम 8 बजे मिश्रा जी और रमेश अपने घर के लिए निकल गए। अब शारदा जी अकेली रह गई। अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। शारदा जी भी उन यादों में खींची चली जा रही थी। कहते भी हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। उन्हें अपने पोते वंश की बहुत याद सता रही थी। यही वह समय होता था जब वह शारदा जी से कहता, दादी आज कोई नई कहानी सुनाओ ना, और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता, किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। शारदा जी अपने पोते वंश की खास दोस्त थीं, जिनसे वह कुछ नहीं छुपाता था। गद्दे पर लेटी हुई शारदा जी अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थीं। सोच रही थीं कि वंश कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो जीतू घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने वंश से? वंश ने मुझे मेले से खिलौने लाने को कहा था, पर ना जाने अब उसकी यह फरमाइश पूरी कर पाऊंगी भी या नहीं। सोचते सचते रात के करीब 2 बज गए। शारदा जी ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूं, फिर सुबह से मेहनत भी करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी शारदा जी आंखें बंद कर सो गई। सुबह 7 बजे जब रमेश आया तो शारदा जी जाग रही थी। क्या हुआ अम्मा, नई जगह नींद नहीं आई क्या? तो शारदा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा मैं सब्जी ले आया हूं, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूं, उसके बाद आटा गूंथ दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटफट करता है वह। नहीं बेटा, मैं शिकायत क्यों करूंगी? कहते हुए शारदा जी ने उठकर 2 कप चाय बनाई। चाय पीते हुए रमेश ने कहा, अम्मा एक बात पूछूं, तुम यहां की तो नहीं लगती हो? कहां से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब हैं बेटा। तो तुम यहां क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूं। अम्मा, आपकी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे ही मजेदार 2 आलू के पराठे बना दो। तो शारदा जी बड़े प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए बनाते हैं। इस काम के रूप में शारदा जी को जीने का सहारा मिल गया था, और इन बच्चों की हंसी और चहक में वह अपना दुख भूल जाती थी। धीरे धीरे शारदा जी उन बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब शारदा जी बड़े अधिकार से टोक भी देती थीं। बच्चे भी शारदा जी का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने आते थे। मिश्रा जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। हर दिन शारदा जी को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। शारदा जी जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। उनका तकिया रोज आंसुओं से भीग जाता। अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वह अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे। मिश्रा जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वह बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे सुरेश अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहता। अम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। पहले बोलते थे कि आमदनी नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। बेटा, मुझे आज 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वह भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं? आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूं, सरला जी ने कहा। सुरेश ने सरला जी का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था और उन्हें ही अपने बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए देता था। सुरेश को बहुत उदास देखकर सरला जी ने सोचा कि वह आज जरूर मौका देखकर मिश्रा जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेंगी। मिश्रा जी अब दुकान पर कम बैठते थे, क्योंकि सरला जी पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वह आते थे और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए सुरेश को पैसे देकर निकल जाते। आज नियत समय पर मिश्रा जी आ गए तो सरला जी ने उनके लिए चाय बनाई और फिर बोली, बेटा सुरेश दिन भर बहुत मेहनत करता है मेरे साथ, उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या रे अम्मा के भी कान भरने लगा है तू? अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो,
आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है। आगे देखूंगा। सुरेश को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर मिश्रा जी निकल गए। सरला जी को लगा था शायद उनके कहने से वह उसकी पगार बढ़ा देगा। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, 1 नंबर का लालची इंसान है ये। सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में मां है, बीवी है, 2 बच्चे बचे हैं। 7,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूं। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ गई तो खर्चा ज्यादा ही हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूं और 2 महीने बाद जाऊं। बेटा पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है। सरला जी ने कहा तो सुरेश बोला, नहीं अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग बात है और हक का पैसा अलग है। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूं, अब यहां मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा शुरू करें? मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, और मुनाफा यह खाता है। तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी हमारा होगा। बेटा, मुश्किल में मिश्रा जी ने मुझे सहारा दिया था, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से मौका देखकर तुम्हारे लिए बात करूंगी। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूं, फिर कल आऊंगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब सुरेश काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। सरला जी उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वह इस बीच कई बार मिश्रा जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जंग तक नहीं रेंग रही थी। सरला जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो ना, थोड़ा कड़क सेकना, सौरभ ने कहा। तो सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और धीरज को मुलायम पराठे पसंद है। पराठे बनाते बनाते सरला जी की नजर पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वह ललचाई नजरों से वहीं देख रहा था। सरला जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पराठा खाएगा? उसने हां में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वहां बैठो, मैं देती हूं तुम्हें। सौरभ और धीरज का पराठा बनाने के बाद सरला जी ने उस लड़के के लिए परांठा बना दिया। वह बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गर्म परांठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से ये लो, पानी पी लो और एक पराठा बना दूं। उसने फिर एक बार हमें सिर हिला दिया। उसे पराठा खाते देख सरला जी को अपने पोते वंश की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया, फिर भी कई बार जिद करता था, दादी मुझे आज अपने हाथों से खिलाओ। सरला जी उसकी यादों में खोई ही थी कि तभी मिश्रा जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दी। क्यों? क्या हुआ? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूं। अगर आज दिन में नहीं आता तो पता नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहां लंगर खोल के रखा है। सरला जी को मिश्रा जी की यह बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज मिश्रा जी की बात सुनकर सरला जी को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। मिश्रा जी कुछ और बोलते, उससे पहले ही सुरेश बोल पड़ा, ठीक से बात करो, उम्र में बहुत बड़ी है आपसे। मिश्रा जी को अपने यहां नौकरी करने वाले की यह बात कैसे बर्दाश्त होती। वह उस पर भड़क गया। माहौल देखकर वह बच्चा आधा पराठा छोड़कर ही ना जाने कहां चला गया। सरला जी को बहुत दुख हुआ। वहां बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, ये उन्हें कहां बर्दाश्त था। इतनी आवाजों में सरला जी की आवाज कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद सुरेश और सरला जी सड़क पर बैठे थे। मिश्रा जी ने दोनों को काम से निकाल दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं सुरेश की चिंता है। मैं तो अकेली हूं, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे भी तंग आ गया था इसके साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे,
देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगे अम्मा? सौरभ ने पूछा। जहां मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। अम्मा, आप मेरे साथ चलोगी? हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे, तो आप अकेली कैसे रह सकती हो? सुरेश ने कहा। तो सरला जी मजबूर होकर सुरेश के साथ चल दी। कमरे पर पहुंचते ही सुरेश ने कहा, आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा, मेरे लिए तो यह किसी महल से कम नहीं है। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है जो है, बहुत अच्छा है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो नहीं था जिस पर 2 लोग सो सके, इसीलिए सरला जी के बैठने से पहले सुरेश ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा, तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा, मां को नींद तभी आती है जब मां अपने बच्चे को सुकून से सोते देखती है, सरला जी ने कहा। तो सुरेश उदास हो गया। बेटा, यह मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हां अम्मा, मां के दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है बेटा? सब्जी तो नहीं है अम्मा, मैं बाहर से लेकर आता हूं। बेटा, दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूं। हां अम्मा, यह तो मिल जाएगा। सुरेश ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक चादर थी। अम्मा, यह तुम्हारे लिए एक ही चादर थी, इसीलिए दूसरा लेने गया था। सरला जी सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। यह सच है कि कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर प्रेम के रिश्ते बन जाते हैं। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूं और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूं। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है मेरे पास, जब जरूरत होगी तो बताऊंगा। वैसे अम्मा, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वह कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 सुरेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी हुई थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए सुरेश ने पूछा, अरे अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा, कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अरे अम्मा, यहां कमरे में लेने के लिए है ही क्या? और जो इस सामान को भी चुरा कर ले जाएगा तो यह सोचकर संतोष कर लूंगा कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन तो हैं। तो सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, चूल्हे का इंतजाम हो गया क्या? हां अम्मा, टेबल और चूल्हा दोनों का जुगाड़ हो गया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा। ठीक, मिश्रा जी की दुकान के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? सरला जी ने कहा तो सुरेश बोला, अम्मा कमरे से निकलकर बाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ऑटो खड़ा होगा, उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दें। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएंगी तो वह 10 रुपए में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा, और खुले पैसे दाल के डब्बे में रखे हैं, वहां से ले लेना। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हां अम्मा, कहते हुए सुरेश गद्दे पर लेट गया और 2 मिनट में ही खर्राटे मारने लगा। बेखबरी से उसे सोते देख सरला जी को अच्छा लगा। वह मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अतीत और वर्तमान में खोई हुई सरला जी भी कब सो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि सुरेश कमरे में नहीं था। नियत समय पर सरला जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नियम के पेड़ के नीचे सुरेश ने अपनी दुकान सजाई थी और वह काम में व्यस्त था। सरला जी को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा आप, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर दिया है, बच्चे कई बार पूछकर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया था, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। मिश्रा जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। सरला जी उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन्हें देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। सौरभ ने कहा, अम्मा तुम्हारे पराठे का ही इंतजार हो रहा था, अब बस जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा,
अभी बनाती हूं। धीरज कहाँ है? आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आया। सरला जी पराठे बनाने लगी। सुरेश ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठे का दाम मिश्रा जी की दुकान से कम रखा था और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। सुरेश पराठे बनाने में सरला जी की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई थी। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और सुरेश के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा, चलो अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूं। थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर से भीड़ लगने लगेगी। सुरेश ने कहा तो सरला जी बैठ गई। वह भी थक गई थी। सुरेश ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज सुरेश ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सरला जी ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद सुरेश की दुकान पर फिर से भीड़ जमा हो गई। वहीं मिश्रा जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तभी मिश्रा जी और सुरेश की नजर टकराई। इस बार सुरेश की आंखों में जीत की खुशी थी, वहीं मिश्रा जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठे के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट पराठे खा लिए हो, उन्हें यह कहां पसंद आने वाले थे। मिश्रा जी का यह पत्ता भी फेल हो गया। काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। चलो अम्मा, अब घर निकलते हैं। सुरेश अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर सरला जी को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनने शुरू किए। अम्मा, जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? 2000। अगर 500 सामान का भी हटा दें तो एक दिन की कमाई कुल 1500 हो गई है। सरला जी सुरेश की खुशी से बेहद खुश थी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और सुरेश दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी सुरेश के पास। उसे टूटा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज मिश्रा जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठों पर थी। सुरेश निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया तो सरला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा, काम शुरू नहीं करना क्या? अम्मा, तुम देख नहीं रही हो क्या? टेबल टूटी पड़ी है, काम कैसे करेंगे? बेटा, टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी की बची टांग तो तोड़ ही सकते हैं ना। तोड़ दो इसे, आज पराठे बैठकर बनाएंगे। सुरेश को अम्मा की यह बात सही लगी और उसने टेबल की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी। अब वह टेबल नहीं, लकड़ी के एक पार्ट की बची थी, जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों को मिश्रा जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्के दुक्के लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे, उन्होंने भी आज सुरेश की दुकान का रुख कर लिया। आज एक बार फिर सुरेश की दुकान पर भीड़ थी और मिश्रा जी मक्खियां मार रहे थे। वह अपने इस हार से तिल मिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मिश्रा जी अपमान का यह घूंट पीकर चुप रहने वालों में से नहीं थे। मिश्रा जी के इरादों से अनजान सुरेश अपने काम में लगा था। सुरेश आज ग्राहकों की संख्या बढ़ते देख और ज्यादा खुश था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद सुरेश अपना पूरा सामान लेकर सरला जी के साथ घर को निकल गया। आज वह लकड़ी की पार्टी भी अपने साथ ले गया। उसे मिश्रा जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा, मुझे इस लालची इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं ये क्या करेगा। बेटा, ये कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो, जो नहीं उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हां अम्मा, तुम सही कह रही हो।
सुरेश ने बोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से मिश्रा जी के यहां काम कर रहा था, इसीलिए जानता था कि वह कितना घातक इंसान है। लेकिन सरला जी की बातों से उसने अपने आप को समझा लिया, जो होगा देखा जाएगा। अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी सुरेश की दुकान पर काफी भीड़ थी और मिश्रा जी की दुकान पर बस कुछ लोग सिगरेट और चाय के लिए खड़े थे। तभी एक पुलिस वाला सुरेश की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब। ये तुम्हारी जमीन है क्या? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए हैं यहां धंधा लगाए हुए, सुरेश ने घबराते हुए कहा। तो पुलिस वाला बोला, जहां जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? हटाओ ये दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसा ना कहो सरकार, ये हमारी रोजी रोटी है। अभी के अभी यह दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने सुरेश और सरला जी की एक न सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से जमीन पर गिरा दिया और बोला, आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ मिश्रा जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। सुरेश अपनी किस्मत पर रो पड़ा। सरला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो घर चले। कहकर सरला जी सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। सरला जी ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेमो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेमो की व्यवस्था कर दी। तभी सौरभ बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या? तो सरला जी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तभी सौरभ ने सुरेश से कहा, सुरेश भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना और अपना पता तो देकर जाओ। सुरेश ने अपना पता बताया और चुपचाप ओंटो में बैठ गया। कमरे पर पहुंचकर सुरेश गद्दे पर लेट गया तो सरला जी ने पूछा, चाय बनाऊं क्या बेटा? नहीं अम्मा। सरला जी ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और 1 कप ले जाकर उसे दे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा मैं। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहां से अम्मा? सही तो करते हैं चोर लुटेरे, ईमानदारी से लोग पैसे कहां कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते। अब ये लोग मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते। बेटा जरूर इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, सरला जी ने कहा। तो सुरेश बोला, नहीं अम्मा, उस साले को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, मैं आता हूं। कहकर सुरेश बाहर जाने लगा तो सरला जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। सुरेश सरला जी की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए। सुरेश अब तक घर नहीं आया था। सरला जी को उसकी चिंता सताई जा रही थी। वह कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर झांक कर देखती। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहां जाएं, किससे सुरेश के बारे में पूछें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे, लेकिन सरला जी की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 पर सुरेश लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सरला जी जाग रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वह सो चुकी हैं। सुरेश नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वह शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब सुरेश नहीं उठा तो सरला जी ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहां? वह नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? फिर जाऊं वहां अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हम उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करें? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा तुम नहीं जानती उसे, जैसे ही पता चलेगा वह वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। सुरेश की बात सुनकर सरला जी मन ही मन उदास हो गई और दोनों के लिए चाय बनाने लगी। सरला जी चाय बना ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने सौरभ और धीरज खड़े थे। तुम दोनों यहां? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर सरला जी मुस्कुरा दी।
आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो। चाय बनकर तैयार है। सरला जी ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा, आपके पराठे की याद आ गई थी और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। सुरेश भैया, आप ज्यादा उदास मत हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निखिल शुक्ला से हम आज बात करेंगे। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। सुरेश उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। सौरभ और धीरज चाय पीकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा, तुम्हें क्या लगता है? कुछ अच्छा होगा। जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा, भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। मैं घर पर बात करके आता हूं। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही अच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा, जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद देना। सुरेश मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। सरला जी खाना बनाने में जुट गई और सोचने लगी कि मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का भी मन नहीं था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारी मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच जीतू को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वह मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? वंश अब भी मुझे याद करता होगा या भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे सरला जी के मन में, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर सरला जी की आंखों में नमी भर गई थी। पीछे से सुरेश ने आवाज दी, देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूं। क्या लाया है मेरा बेटा? वंश अपनी अम्मा के लिए। यह वंश कौन है अम्मा? सुरेश ने सरला जी की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे कहां रो रही हूं बेटा, मैं थोड़ी देर पहले प्याज काट रही थी तो शायद इसीलिए आंखें गीली हो गई होंगी। नहीं अम्मा, तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है यह वंश जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा, तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहां क्यों हो? बेटा, अगर सारे सवालों के जवाब होते तो मैं यहां थोड़ी होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूं। जहां हवा मुझे वहां ले जा रही है वहीं जा रही हूं, जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा। हां अम्मा, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। खाना खाते खाते सरला जी ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए तो ठीक है। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश ने दरवाजा खोला तो फिर से वहीं सौरभ और धीरज खड़े थे। उनके साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डल्ला था और चेहरे पर काला चश्मा। यह है हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष कमल मौर्य। सौरभ ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। तभी कमल मौर्य बोला, अम्मा, पहचाना तुमने मुझे? उस दिन आपने मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो भी परांठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां याद है बेटा। तो पहले तो अम्मा ये रुपए लो और उधारी खत्म करूं। बेटा चाय बनाऊं क्या? नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के मूली के पराठे खाने हैं, वह भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा, वह पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो। तो सुरेश ने उसका नंबर ले लिया। चलो अम्मा, अब मैं चलता हूं, कमल मौर्य ने कहा तो सौरभ और धीरज भी उसके साथ चल दिए। उनके जाने के बाद सुरेश खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ, आज ही शिव शंकर भगवान के दर्शन करके आते हैं। रात तक आ जाएंगे और कल से धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर सरला जी जल्दी से तैयार हुई और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते उन्हें रात के 11 बज गए। जल्दी से आकर सो गई क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। 8 बजे जब सरला जी की आंख खुली तो सुरेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूं, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डिब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं।
नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी से धनिया, आलू, मिर्ची सब कुछ लेना है तो मुझे टाइम लगेगा। तुम 9:30 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। सुरेश कमरे से बाहर निकल गया तो सरला जी भी जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। सरला जी के पहुंचने से पहले ही सुरेश ने आलू उबाल कर रख दिए थे। सरला जी को देखते ही बच्चों की भीड़ लग गई। मिश्रा जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सुरेश फिर से दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी होगी। कुछ ही देर में मिश्रा जी भी अपनी दुकान पर खड़े थे और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखूं, गंदगी फिर भी आ ही जाती है। सुरेश समझ रहा था जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन वह अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। मिश्रा जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर इन सबसे अनजान अम्मा और सुरेश बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी सुरेश की नजर सामने से आते हुए उसी पुलिस वाले पर पड़ी जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। सुरेश ने धीरे से कहा, अम्मा स्टॉल बंद कर दो। सरला जी ने उसके कांपते स्वर सुने तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से पुलिस वाला पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते हुए चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया कि यहां दुकान नहीं लगानी तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब वह तो मैं साले अब मेरे सामने जबान भी चलाएगा। पुलिस वाला सुरेश पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है बे? कहते हुए पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखा। अरे निखिल जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था, अब वापस आ गया हूं यहां की सफाई करने। और एक बात याद रखना, यह हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मुझसे बात करना। तो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए चुपचाप वहां से निकल गया। निखिल जी ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूं। खैर, अभी तो तुम यहां अपना काम चालू रखो। सरला जी ने निखिल जी को धन्यवाद दिया। मिश्रा जी सुरेश की खुशी देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन निखिल जी के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश की खुशी बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। शाम को घर आने के बाद सुरेश ने सरला जी से कहा, अम्मा मैं सोच रहा हूं चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूं। मिश्रा जी की दुकान ही बंद करवा देता हूं, बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा उसमें, और तुम गलत नहीं थे। तो देखो, मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है, दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। मिश्रा जी कैसे भी हो, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों तक सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते नहीं देखना चाहती। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। खाना पीना खाकर सुरेश और सरला जी दोनों सो गए। अब हर रोज सुरेश की दुकान पर भीड़ जमी रहती। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। सरला जी को तो मानो पूरा परिवार ही मिल गया था। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। अब सुरेश ने अपनी दुकान पर और बंदे भी रख लिए थे। सरला जी ने उनको सब कुछ सिखा दिया था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरला जी 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। आज भी रोज की तरह सरला जी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही थी। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस खबर को पढ़कर सरला जी ने अखबार टेबल पर रख दिया। तभी सुरेश चाय का कप लेकर सरला जी के कमरे में आया और उन्हें गहरी सोच में डूबे हुए देखकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आज पेपर नहीं पढ़ रही हो? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उससे भी कहीं तेजी से यह रिश्ते बदल रहे हैं।
आज एक 70 साल की बूढ़ी को कोई इलाहाबाद स्टेशन पर अकेला छोड़ गया है। इस खबर में सरला जी को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वह उस औरत के लिए बेचैन हो उठी। क्या करेगी, कहां जाएगी वह? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्धाश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर इसी पेपर में छपेगी। सरला जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। सुरेश, हां अम्मा, देखो मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूं। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूं मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो ना। हिसाब किताब किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यह सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूं, और उम्मीद करती हूं मुझे मेरे पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज सरला जी का मूड सुरेश को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अम्मा, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कि कितने पैसे की मुझे जरूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा मोबाइल रख लेना, तुम अक्सर भूल जाती हो। और वैसे अम्मा, तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूं, पर कहां जा रही हो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा, और निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूं। ठीक है अम्मा, जाओ, मैं सौरभ को बुला लेता हूं, वह तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है बेटा, कहकर सरला जी अपने कमरे से निकल गई और वह अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है या आपकी? हां, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है। एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही रात गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत खराब हो गई है उसकी। पुलिस वाले की बात सुनकर सरला जी ने कहा, ठीक है, धन्यवाद जी, अब मैं चलती हूं। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या मैं उसे अस्पताल से ले जा सकती हूं? हां, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर पर कि वह अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है, बोलकर सरला जी सौरभ के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वह वृद्ध महिला आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल के कर्मचारी से सरला जी ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है? बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। हम इलाज तो कर रहे हैं। यह कहते हुए वह कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। सरला जी कुछ सेकंड तक सन्न रह गई। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत कमजोरी है, अभी ठीक होने के बाद ले जा सकते हो। तो सरला जी ने सौरभ को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, लेकिन यह कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवा दी है, जागने पर बस रोती रहती है, रात में भी जागती रहती है। 1 घंटे में उठ जाएगी, दवा का असर खत्म हो जाएगा। सरला जी से बेहतर भला कौन जानता है कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहां गुम हो जाती है। वह जमीन पर बैठकर उस वृद्धा का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। सरला जी और सौरभ दोनों ही उसके लिए अजनबी चेहरे थे। तुम मुझे अपनी बहन समझो। सौरभ, अनार का रस गिलास में डाल दो बेटा, सरला जी ने सौरभ से कहा। वो वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले यह रस पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो। डॉक्टर साहब ने बोला है। देखो बहन, आज तुम जिस स्थिति में हो, 4 साल पहले वही स्थिति मैं भी भोग चुकी हूं। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूं। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनके दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूं। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वृद्धा रोते हुए बोली, पर जीव किसके लिए? जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है।
अपने लिए जियो। जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो। बहुत कमजोर हो गई हो, अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी। सरला जी ने कहा तो वृद्धा बोली, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रही हूं, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूं। लो अम्मा, ये फल कटवा के ले आया हूं। सौरभ ने कहा तो सरला जी ने फलों से भरी प्लेट उस बुढ़ के पास रख दी और उन्हें घर ले जाने के लिए डॉक्टर से बात करने चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दवाइयां हैं, उन्हें समय पर खिलाइए। सरला जी ने अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां उस वृद्धा को पुलिस के दिए एक कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता है। ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर सरला जी उसे लेकर घर की ओर निकल गई। घर पहुंचकर सरला जी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सुरेश ने दरवाजा खोला। सरला जी के साथ उस वृद्धा को देखकर वह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। तभी सरला जी ने कहा, यह मेरा बेटा है, जैसे तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी सुरेश की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। सरला जी उसे अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर अपने कमरे से निकलकर सरला जी सुरेश के कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी। यह घर है या धर्मशाला जो हर किसी को यहां लाकर पटक दिया? मैंने पहले तुम्हारी मां की सेवा की, फिर तुम्हारे धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूं। अब वह किसी और को यहां ले आई। ना जान है ना पहचान, कल किसी और को उठाकर ले आएंगी। देखो, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते हो तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी दवाइयों की देखभाल नहीं कर सकती मैं। बहू की बात सुनकर सरला जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। 2 कप चाय लेकर पहले सुरेश के कमरे में गई। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूं कि एक अलग घर ले लूं। अब मेरी बहन भी आ गई है। सुरेश समझ गया था कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन अम्मा सुरेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे कोहनी मारी। तो सरला जी बोली, बेटा, आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूं, वहां अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते ना देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूं। अम्मा, मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने और बहू ने मुझे मां का पूरा सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, ताकि एक घर किराए से ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहां चली जाऊं। सरला जी ने कहा तो सुरेश उदास होते हुए बोला, ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूं, जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ लूं। सरला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। एक दिन में सुरेश ने सरला जी के लिए एक नया मकान देख दिया और वह अपनी बहन के साथ वहां रहने चली गई। जब सुरेश उन्हें किराए के घर में छोड़कर वापस जाने लगा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सरला जी के पैर छूकर कहा, अम्मा, माफ कर देना। मुझे कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूंगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया है। बहू गलत नहीं है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है, जहां लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सकें। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। सुरेश चला गया। सरला जी जिस बूढ़ी औरत को अपने साथ लाई थी, उसका नाम सुनीता था। अच्छा, खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सरला जी से मिलकर उसे एक बात का संतोष हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन लगता है अब समय बदल रहा है। जैसे इंसान पुरानी आउटडेटेड चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहता,
वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए पुराने हो जाते हैं। अब सरला जी ने अपना अलग से धंधा शुरू कर लिया। सुनीता जी को अचार बहुत अच्छा बनाना आता था, इसलिए उनसे अचार बनवा लेती और खुद पराठे बना लेती। जैसे बच्चों के बीच सरला जी के पराठे फेमस थे, वैसे ही जल्द ही सुनीता जी का अचार भी फेमस हो गया। तो सरला जी अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब उन्हें लगने लगा था कि हर औरत में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है कि वह अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वह पराठा बना रही थी, तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। तो सरला जी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी चाहिए अम्मा। यह सुनकर सरला जी ने नजर उठाकर देखा तो सामने उनका पोता वंश खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में सरला जी को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में वंश काफी लंबा हो गया था, चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थी। वंश बेटा, सरला जी ने कहा। तो वंश बोला, हाँ अम्मा, आप क्यों चली गई? हमें छोड़कर पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए, आपको उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था। मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? अम्मा गुम कैसे हो सकती हैं? आप फिर से ढूंढने जाओ। मैंने पापा को बहुत कहा, लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बस फिर यहां चला आया और मुझे आज मेरी अम्मा मिल ही गई। सरला जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वंश को अपने गले से लगा लिया। उसका माथा बार बार चूमती रही। सरला जी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं आपको वापस ले जाऊंगा और आपके बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे लोग देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता ने जो भी किया वह अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे मेले में छोड़कर नहीं जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती और जिंदगी भर बेटे बहू पर बोझ बनकर रह जाती। इसलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम उनके बुढ़ापे में सहारा बनना और हो सके तो समय निकालकर मुझसे मिलने आते रहना। ये देखो, अब मैं तुम्हारी सुनीता अम्मा जी के साथ यहां आराम से रह रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर बहुत खुश हूं बेटा। तो वंश मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप उनके भले के बारे में सोच रही हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूं और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसलिए अब आप भी मेरी चिंता करना छोड़ दो बेटा और रोज मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मा, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। इतना कहकर वंश वहां से चला गया तो सरला जी की आंखें नम हो आईं। वो खुश तो बहुत थी, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी उनकी बड़ी बहन सुनीता जी ने कहा, अरे मुझे कमजोर बताने वाली आज खुद रो रही है। नहीं बहन, वो पोते को बहुत सालों बाद देखा ना, तो आंखें भर आईं। चलो हम अपना काम करते हैं। कहते हुए सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और फिर से सुनीता जी के साथ पराठे बनाने में लग गई। अब सरला जी और सुनीता जी दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी थीं। प्यारे साथियों, यह कहानी केवल सरला जी और सुनीता जी की नहीं है। यह उन सभी स्त्रियों की कहानी है जिन्हें समाज और अपने परिवार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन होता है। सरला जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, अपनों से ठुकराया जाना, बहू की ताने और समाज की बेरुखी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने अनुभवों को ताकत बनाया। उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि सुनीता जैसी बेसहारा महिला को भी नया जीवन देने का संकल्प लिया। सरला जी और सुनीता जी ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक आत्मबल जीवित है, तब तक जीवन में नया अध्याय लिखा जा सकता है। और अंत में कहानी यह भी कहती है कि अगर हम किसी का सहारा बनते हैं तो वह सहायता लौटकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी रोशन करती है। इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ जियो।
दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनो और यह ना सोचो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति, खासकर हर औरत में समाज बदलने की शक्ति होती है। अंत में यह कहानी एक संदेश देती है, जीवन में जब अपने साथ ना हो तब टूटो मत, अपने आप के साथ खड़े हो जाओ। कभी कभी जो त्यागा जाता है वही दूसरों का सहारा बन जाता है। और अगर तुम में करुणा, हौसला और स्वाभिमान है तो तुम न केवल खुद को बल्कि औरों को भी एक नया जीवन दे सकते हो। सरला जी की यह जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और उस तकदीर में वह दूसरों के लिए आशा, आत्मबल और प्रेरणा का नाम बन सकता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि एक मानव रूपी बंदर ने बताया कि जो व्यक्ति पितृपक्ष की यह कहानी सुन लेगा वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, अब हम आपको एक अद्भुत कथा, एक ऐसी कथा जो पितृपक्ष के गूढ़ रहस्य से जुड़ी है। कहते हैं एक बार एक साधु तपोवन में गहन ध्यान में लीन थे। तभी वहां एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उनके सामने एक बंदर आकर खड़ा हो गया, लेकिन वह साधारण बंदर नहीं था। उसका स्वरूप मानव जैसा था। उसका चेहरा तेजस्वी, नेत्र गंभीर और वाणी अद्भुत रूप से मधुर थी। साधु आश्चर्यचकित होकर बोले, हे वानर रूपी पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारा यह स्वरूप तो दिव्य प्रतीत होता है। वह बंदर मुस्कुराया और बोला, ऋषिवर, मैं साधारण वानर नहीं हूं, मैं पितृलोक से आया हूं। देवताओं के आदेश से आज मैं तुम्हें एक रहस्य सुनाने आया हूं। यह रहस्य यदि कोई भी मनुष्य पितृपक्ष में सुन लेगा तो उसके जीवन से कभी दुख और दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। आर्ष ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके वह रहस्य बताइए। वानर रूपी पुरुष बोला, हे मुनिवर, पितृपक्ष के इन दिनों में हमारे पितृ धरती पर आते हैं। वे अदृश्य रूप से अपने वंशजों के घर आंगन का निरीक्षण करते हैं। वे यह देखते हैं कि उनके वंशज श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ तर्पण, श्राद्ध और अन्न जल अर्पण कर रहे हैं या नहीं। जो संतान अपने पितरों को सच्चे मन से स्मरण करती है उसकी सभी बाधाएं मिट जाती हैं। धन, संतति और सुख समृद्धि स्वयं उसके द्वार पर आ खड़ी होती है। इतना कहकर वह बंदर थोड़ी देर मौन रहा और फिर बोला, परंतु एक बात ध्यान रखना, पितृपक्ष में केवल कर्म ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी आवश्यक है। यदि कोई दिखावे में श्राद्ध करता है पर भीतर से अभिमान और स्वार्थ से भरा है तो पितृ संतुष्ट नहीं होते। लेकिन यदि कोई सच्चे भाव से केवल एक लोटा जल ही अर्पित कर दे तो पितर उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। यही कारण है कि यह कथा सुनने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि यह कथा उसे अपने कर्तव्य और भक्ति का स्मरण दिलाती है। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे वानर रूपी दिव्य पुरुष, आपने तो आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। वह बंदर मुस्कुराया और अंत में बोला, याद रखो, मनुष्य का सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि पितृ आशीर्वाद और उनके आशीर्वचन से मिलता है। जिसने इस कथा को सुना, समझा और अपने जीवन में अपनाया, उसके घर से कभी अंधकार नहीं होगा। इतना कहकर वह बंदर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। प्रिय दर्शकों, यही है पितृपक्ष का सच्चा संदेश। श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों को याद करो। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी दुख और दरिद्रता नहीं रहेगी। बंधुओं, आपने अभी सुना पितृपक्ष की यह अद्भुत कथा, जहां एक मानव रूपी बंदर ने हमें वह रहस्य बताया जिसे सुनने मात्र से ही जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। यह केवल एक कथा नहीं थी बल्कि एक गहरी शिक्षा थी कि जब तक हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा, प्रेम और सच्चे मन से याद करते रहेंगे तब तक उनके आशीर्वाद की छाया हम पर बनी रहेगी। पितर हमारे अदृश्य रक्षक हैं। वे हमें देख रहे हैं, हमारे कर्मों का साक्षात्कार कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। यदि हम उनके आशीर्वचन को समझें और श्रद्धा से तर्पण, सेवा और स्मरण करें तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसने आपके भीतर भक्ति और प्रेरणा की लौ जलाई हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारी इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि बंधुओं, हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कथाएं,
छिपे हुए रहस्य और भक्ति से ओतप्रोत प्रसंग लेकर आते रहेंगे। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और अधिक प्रेरणा देता है कि हम आपको रामायण और महाभारत की गहराइयों से जुड़ी अमूल्य कहानियां सुनाते रहे। तो आइए इस समापन को हम सब मिलकर एक आशीर्वाद में बदल दें। जय श्री राम। हर हर महादेव।